सेकेंड सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मारूफ इम्तियाज़ और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, इंटरनल एग्ज़ाम, साथ-साथ एक स्टडी का क्या इफेक्टिव रूटीन होना चाहिए और हम पढ़ाई कैसे करें। एक तरह से यूँ कहें तो सेकेंड सेमेस्टर की पूरी समरी इस वीडियो में हमने कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कुछ ये टॉपिक्स हैं। सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, साथ ही साथ कितने एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं और कितने इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। स्टडी का क्या इफेक्टिव रूटीन होना चाहिए जो हमें मार्क्स को गेन करने में मदद करे। पढ़ाई की शुरुआत, सेमेस्टर की पढ़ाई की जो शुरुआत है हमको शुरू से ही करनी है और एक एक करके सारा सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। अभी तक जो हम पढ़ के आ रहे थे वो सिर्फ इंटर बेसिस पे था, लेकिन हम अब एक ग्रेजुएशन डिग्री लेने जा रहे हैं जिसके लिए आपको चीज़ों को समझने पड़ेगी, रट्टा मार के पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो चीज़ों को समझेंगे और ये समझेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर में हमें कैसे क्या करनी चाहिए कि हम एक अच्छा रैंकर बन सकें। साथ ही साथ जो मेरे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ वो सेकेंड सेमेस्टर में ना हो और साथ ही साथ अभी भी मौका है आप फर्स्ट ईयर में अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का सिर्फ अभी आधा सेमेस्टर तो दिया है, अभी सेकेंड सेमेस्टर तो बाकी है। तो सेकेंड सेमेस्टर में एक अच्छा स्कोर ला करके हम जो भी पीछे मेरे साथ हुआ उस चीज़ को हम कंपीट कर सकते हैं। अभी भी हम लोगों को क्या कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, आज का हमारा पहला सवाल है। सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है? तो सिलेबस को जानने से पहले एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं बहुत अच्छे गए होंगे और एग्ज़ाम्स के साथ साथ आपके जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे आ रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे इतने सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम तो बहुत बेकार गया और मार्क्स कैसे आने वाले हैं उनको कुछ खबर नहीं है। तो उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब जो चीज़ें हम लोग जो भी पढ़ के आ रहे थे वो रट्टा मार पढ़ाई पढ़ रहे थे, रट्टा मार पढ़ाई पढ़ रहे थे, जो कि इंटर तक हमने वही काम किया। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली पढ़ाई है। अब ग्रेजुएशन डिग्री जो हम लोग लेने जाएँगे, इस वाले पोर्शन में क्या होता है कि आप चीज़ों को कितना याद करेंगे, कितना याद करेंगे, यहाँ चीज़ें बहुत ब्रॉड है। तो आप चीज़ों को याद करने से जो कंसेप्ट है वो उससे छोड़ करके आप चीज़ों को समझने वाले, चीज़ों को समझने पे ध्यान देंगे, ठीक है? तो और ये आप जो है मेरे साथ जुड़ेंगे, हम चीज़ों को ए टू जेड चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे सिलेबस वाइज़। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या था कि सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है? तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं। सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस ये रहा सिलेबस आपके स्क्रीन पर। तो चलिए सिलेबस को देख लेते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में कौन-कौन सा सब्जेक्ट्स है। सिलेबस को डाउनलोड आप आसानी से कर सकते हैं। आप इज़िली जो है जा कर के मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सिलेबस को पूरा डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? तो सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए चिंतित ना रहें, आपको वो मिल जाएगा। अब पहला बात करते हैं सब्जेक्ट्स कितने हैं। सब्जेक्ट्स टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं 10 हैं। सर 10 हैं क्या? हाँ, बिल्कुल 10 हैं, ठीक है? लेकिन आपको बेसिकली 4 ही पढ़ने हैं। 3 तो 4 प्रैक्टिकल होगा जिसमें से 3 जो है इन जो एक्सटर्नल होते हैं, जो प्रैक्टिकल होता है और फिर जो है बात करते हैं एक जो है कंप्यूटर वाला है और 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको इंटरनल ही होने हैं। तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है? तो ये टोटल 4 और 4 8 और 2 सब्जेक्ट इंटरनल होते हैं बेसिकली। 2 ये जो प्रैक्टिकल वाला बात हमने कहा उसको मिला करके जो है 3 होते हैं, ठीक है? तो 4 4 8 और 2 10, ये 10 सब्जेक्ट जो हैं आपको पढ़ने हैं। लेकिन बेसिकली हमको 4 ही पे ध्यान देना है, ठीक है? 4 मेन सब्जेक्ट जो है वो कौन-कौन से हैं वो यहाँ पर हम लोग समझेंगे और एक-एक चीज़ को देखेंगे कि बारीकी से कि हमें पढ़ना क्या है। आज समझ जाएँगे, आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अदर चैनल विज़िट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ़ इसी चैनल पे आपको सारा का सारा मटेरियल कंटेंट सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जो हमने अधूरा छोड़ रखा है। अभी तक जो हमने पढ़ा ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, उसको जो अधूरा छोड़ रखा है वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर मेजर जो सिस्टम पढ़ेंगे, सबसे पहले नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में
हमने वहाँ पर पीएनएस पढ़ा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग सीएनएस देखेंगे, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टी, नर्व फाइबर्स, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इंपल्स, रिसेप्टर, सिनेप्सिस, न्यूरोट्रांसमीटर, ये सारे चीज को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है हम लोग क्या क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा ट्रैक है, जीआईटी ट्रैक यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वहाँ पर जैसे कि फूड पाइप आता है, ठीक है, फूड पाइप हो गया, बीच में आगे जाकर के स्टोमक बनता है, स्टोमक से फिर आगे गया इंटेस्टाइन बना, इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होता है। कौन कौन से पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, फिर उसके बाद से लार्ज इंटेस्टाइन बनता है, तो सीकम, कोलन, रेक्टम, सिग्मोइड कोलन, फिर रेक्टम आता है, फिर एनस आता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे लोग जीआईटी ट्रैक वगैरह में, सारा चीज़ पढ़ेंगे लोग। इसमें कौन कौन से मेजर्स ग्लैंड्स है, उनका क्या फंक्शन है, सेलेवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज, लीवर, ठीक है, मूवमेंट इन जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है? आप लोग बात करते हैं एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स में बेसिकली हम लोग एटीपी का फॉर्मेशन देखेंगे, एटीपी कैसे बनता है, हम लोग जो पढ़ चुके हैं, शायद 11th क्लास में ये पढ़े थे हम लोग, उसी चीज़ को पढ़ेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इतना चीज़ों को आसान करके हम आपके सामने पेश करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें तो हमें आती है, लेकिन लिखना कैसे, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे सिलेबस पढ़ेंगे लोग वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर का मतलब क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। यूनिट 3 में बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे चल के जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होती है, वो सारी चीज़ें, जैसे एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होते हैं, तो वो आपको जब पता ही नहीं रहेगा तो आप पढ़ेंगे क्या। तो यहाँ पे जो पैसेज है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक अच्छा बात, लंग्स का जो वॉल्यूम का कैपेसिटी होता है, टाइडल वॉल्यूम वगैरह, ये जो होता है, ईआरवी होता है, आईआरवी होता है, ईआरवी होता है, ये सारी चीज़ें 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। इंटरनल रिजर्व वॉल्यूम, एक्सटर्नल रिजर्व वॉल्यूम, ऐसे पढ़े हैं लोग हम लोग। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। टाइडल वॉल्यूम वगैरह हम लोग पढ़े, रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़े हैं लोग नहीं पढ़े लोग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे लोग, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, देखिए किडनी का जो यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, नेफ्रॉन इज क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो नेफ्रॉन जो है किडनी का जो है, बेसिकली यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जिसमें मेजर ऑर्गन्स कौन कौन होता है, किडनी होता है, यूरिनरी ब्लडर होता है, और क्या होता है, यूरेट्रस होता है। तो ये किडनी का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। उसी नेफ्रॉन में क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? तो वो नेफ्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। फंक्शन ऑफ किडनी, यूरिनरी ट्रैक, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये बहुत ही अच्छा है। रास वाला भी पढ़ेंगे लोग, रास का क्या जो किडनी में है, डिसऑर्डर ऑफ किडनीज, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या होता है, डक्टलेस, क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सबका क्या काम है, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पेंक्रियाज हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, थाइमस, और साथ ही साथ जो है जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे शरीर से, वो कैसे होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड से ही तो रिलीज होते हैं। पेंक्रियाटिक हार्मोन्स जो होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, पेंक्रियाज, ठीक है। तो पेंक्रियाज से इंसुलिन, ग्लूकागोन वगैरह जो रिलीज होता है वो क्या होता है, डक्टलेस होता है। क्लियर है? तो वो कौन सा पार्ट से क्या रिलीज होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसका साथ साथ डिसऑर्डर भी पढ़ना है हमको, ठीक है। थाइमस ग्लैंड्स के रिलेटेड कौन सा डिसऑर्डर है, तो एक्सोपोथैल्मिक गोइटर वगैरह जो भी होता है, गोइटर, मिक्सोडीमा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली मेल और फीमेल जो हम लोग ने पढ़ रखा है वही चीज़ें यहाँ पर है। थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्या है, सेम है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, वो सारे मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो 28 दिन का जो होता है उस चीज़ में हम लोग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। फर्टिलाइजेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब थोड़ा बहुत डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें नॉलेज होने चाहिए। तो ये था हमारा एचएपी, जो कि बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि हम इसे तुरंत का तुरंत, इसको हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे, पूरा एचएपी सेकेंड को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो एचएपी सेकेंड को कंप्लीट करने के बाद से एक क्विक रिवीजन हर एक चैप्टर का अलग अलग
एक एक चैप्टर का अलग अलग करके हम लोग रिवीजन करेंगे, एक एक यूनिट का बेसिकली। तो एक एक यूनिट का जब हम लोग रिवीजन करेंगे लोग तो चीज़ें और भी ज़्यादा आपको आसान लगने लगेंगी, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा हम लोग एक लेक्चर बात कर लेंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है, कौन सा, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि प्रैक्टिकल आपको सब क्लासरूम में ही याद हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट कौन सा है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। अब हम लोग जो पढ़ रहे थे लोग वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे लोग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीओसी फर्स्ट, पीओसी सेकेंड, पीओसी थर्ड नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, पीओसी सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा, पीओसी थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में मिलेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पीछा नहीं छोड़ने वाला, वो आपके साथ रहेगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे लोग, देखिए चीज़ें जो इंटर क्लास में हम लोग पढ़ा है वही है। यूनिट फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, जो आप पढ़ चुके हैं। आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। अप टू 10 चेन, कार्बन चेन, वही सारी ओपन चेन, ठीक है। ओपन चेन यानी एलिफेटिक चेन के बारे में यहाँ बात रहा है। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पर कि जो अल्कीन और कंजुगेटेड डाइइंस, ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे लोग, तो अल्केन्स का हम लोग तो जनरल फॉर्मूला तो जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे कि अल्केन कौन कौन सा रिएक्शन देता है, और साथ ही साथ अल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अल्कीन का फॉर्मेशन क्या होता है, कंजुगेटेड डाइइंस क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इतना आसान हमको लगता नहीं कि आपको मिलेगा। तो चीज़ें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सारा पढ़ते थे उसको डिवाइड करके इतना आसान कर दिया है कि पूछे मत। E1 E2 रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो कि हम लोग को याद करना होता है, चीज़ें को समझ लेंगे बस याद कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये पढ़ना है, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। डाई अल्डर, ठीक है। ये रिएक्शन आसान है बिल्कुल, हम बता देंगे इसमें रिएजमेंट वगैरह होता है, कैसे क्या होता है, हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो अल्काइल हाइलाइड, अल्काइल यानी आर ग्रुप, हाइलाइड यानी एक्स ग्रुप। तो आर एक्स क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। तो जनरल फार्मूला आर एक्स, और आर के एक्स के जगह पर क्या आ जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। SN1 SN2 ये भी बहुत आसान है, ठीक है। कैनेटिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये सारी चीज़ें निकालना हम लोग सीखेंगे। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन, जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो जो पॉजिटिव आयन वहाँ पे बनता है वो क्या होता है, उसमें रीअरेंजमेंट होता है, क्लियर है। SN1 SN2 क्लियर है। तो वो ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी हमने बताया क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथाइलिन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इथाइल क्लोराइड। तो यानी इस सारी कंपाउंड्स के क्या स्ट्रक्चर और यूजेस, इन सारी कंपाउंड्स का हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, स्ट्रक्चर और यूजेस पढ़ेंगे लोग, क्लियर है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अल्कोहल, अल्कोहल में कौन कौन से इसके क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे लोग, तो प्राइमरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वगैरह, क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ेंगे लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में बेसिकली अल्डिहाइड और केटोन के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इसमें कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, वो सारी चीज़ों को, जैसे कि कैनिजारो रिएक्शन है, याद करने वाला पोर्शन है, समझेंगे चीज़ों को, समझेंगे फिर याद करेंगे। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। बेंजोइन कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन, क्वालिटेटिव टेस्ट कौन कौन से टेस्ट देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं। तो अभी तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे लोग, और चीज़ें इतना आसान पढ़ेंगे लोग कि आपको 5 यूनिट पढ़ने के बाद लगेगा कि यार ख़त्म भी हो गया, पता भी नहीं चला। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप इतना बार पूछा गया है एग्जाम में, पिछले सेमेस्टर में भी पूछा गया था और इस सेमेस्टर में भी पूछा जाएगा। उसी तरह बेसिसिटी, ये दोनों पूछ दिया गया था। बच्चे जब हमसे पूछे थे तो हमने बताया था कि ये दोनों पढ़ लेना, ये दोनों को समझाया भी था और दोनों एग्जाम में आ भी गया था, क्लियर है। तो ये दोनों चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे और ये हमेशा पूछता रहता है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिटी, एसिडिटी पे क्या सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ेंगे लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड और ईस्टर के बारे में पढ़ेंगे लोग, क्लियर है। ये सारी चीज़ें हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लियर है। सब्जेक्ट नंबर 4 है प्रैक्टिकल, तो चौथा ये सब्जेक्ट है, तो ये तो क्लियर हो गया, समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली जो हम लोग पढ़ रखा है, कुछ चीज़ें जो 11th क्लास में हम लोग को पढ़ रखा है, जैसे बायोमोलिकुल्स, ये सारी चीज़ें वही हैं।
थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम लोग। बायो एनर्जेटिक्स आसान है, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, इंडरजोनिक एक्सर्गोनिक रिएक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, रिडॉक्स पोटेंशियल, चीज़ें सब पता है, लेकिन इस सबके बीच में रिलेशनशिप क्या है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एनर्जी रिच कंपाउंड्स कौन कौन से, एटीपी, साइक्लिक एएमपी, ये सब क्या होते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये सारे बातें हम लोग डिस्कस। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसमें बेसिकली हम लोग साइकिल्स के बारे में डिस्कस, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, एचएमपी, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, ग्लूकोज स्टोरेज डिजीज, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, हार्मोन रेगुलेशन, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इट्स मैकेनिज्म, ईटीसी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, 11th क्लास में पढ़ा था, वही चीजें यहाँ पर हम देखते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो वहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, NADPH2 से जो ATP का फॉर्मेशन होता है वही तो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है। इनिबिशन ऑफ ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इनिबिटर कौन कौन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है। अब यूनिट 3 में जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये से फैटी एसिड में हम लोग किस कौन से एसिड की बात कर रहे हैं, पाल्मिटिक एसिड, 16 चैन वाला। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 में आगे फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ केटोन बॉडीज का फॉर्मेशन, साथ ही साथ उसका यूटिलाइजेशन। ठीक है, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता है, डी नोवो सिंथेसिस। क्लियर है। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर विटामिन डी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डिसऑर्डर ऑफ लिपिड्स का कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है, हाइपो कोलेस्ट्रॉल, जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बन जाता है तो क्या होता है। ठीक है, फैटी एसिड, लिवर, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, जैसे कि हम लोग यूनिट 3 में ही बात करेंगे, जैसे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। क्लियर है। हिस्टामिन वगैरह के बारे में, मेलोटिन, डोपामिन, ये सारा चीज़ क्या क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक करके चीज़ें को इतना आसान बना करके आपके सामने रखेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें तो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 में देखेंगे न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, ये सारी बातें हम लोग DNA RNA वगैरह बारे में, ट्रांसक्रिप्शन, DNA रेप्लिकेशन, जेनेटिक कोड, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 5 में इंजाइम्स हो गए। ठीक है, कौन कौन से इंजाइम्स हो गए, जैसे कि इंजाइम कैनेटिक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट था, 5वां, और ये छठा प्रैक्टिकल है हमारा। क्लियर है। तो 5वां नंबर सब्जेक्ट और 6ठा नंबर सब्जेक्ट क्लियर है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल हो गया, अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो भी डिजीज़ है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ठीक है, क्या साइन है, क्या सिम्टम्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक सेल इंजरी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो सारी बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे करके हम लोग सारा चीज़ सीखेंगे। जैसे कि यूनिट 2 में जब जाएंगे तो दिल, जो आपके हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो सारी बातें यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि हाइपरटेंशन, कंजक्टिव हार्ट फेलियर हो गया, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ हो गया, एंजाइना हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो रिलेटेड डिजीज़, अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक्यूट क्रोनिक रेन्यूल फेलियर, जो कि यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है। समझ में आया। हीमेटोलॉजी डिजीज़, ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड यहाँ, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड यहाँ, और यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है वो ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 में हम लोग क्या बात करेंगे, डिजीज़ जो बोन से रिलेटेड है, जॉइंट से रिलेटेड है, कैंसर का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन, कैंसर जो सेल होता है कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, एक बिनिंग होता है, एक क्या होता है मलिग्नेंट, 2 तरह का होता है ना। डिजीज़ ऑफ बोन एंड जॉइंट्स और बोन का जो है क्या क्या डिजीज़ है वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली ये और ये 2 बार छप गया है, तो इसे को आप वही चीज़ है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 5 में इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शन को कॉज कर, जैसे टाइफाइड, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, ये सारी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये सब क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज जो फैलता है। उसी तरह STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। एड्स हो गया, साइफिल्स हो गया, गोनोरिया हो गया, और कुछ बुक्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं PCI की तरफ से। ये बुक्स जो है रेफरेंस वाले बुक है, इन बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास HAP की बुक भी है, पैथोफिजियोलॉजी की बुक भी है, आपको PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनल सब्जेक्ट है, इंटरनल एग्जाम होते हैं इसके,
तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं देना है, ठीक है। ये 7वां नंबर सब्जेक्ट है हमारा। उसी तरह बात करते हैं कुछ इसका 8वां नंबर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, क्लियर है। उसी तरह ये क्या है, 9 नंबर इन्वायरमेंटल साइंस, और ये लास्ट जो हमारा है, अरे उसी में कहीं छूट गया नंबरिंग। तो ये टोटल 10 सब्जेक्ट थे जो हम लोग को पढ़ने थे, ठीक है, समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा अभी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बचे हैं, आप चीज़ों को देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर समझते सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, ये चीज़ तो हमने समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे एक्सटर्नल इंटरनल एग्जाम्स कितने होते हैं। एक्सटर्नल एग्जाम जो बेसिकली आपको 4 देने होते हैं और 3 प्रैक्टिकल का, ठीक है, और 3 जो है इंटरनल होंगे, क्लियर है, समझ में आया। तो 4 3 7 और 7 3 10, यानी 2 कंप्यूटर वाला है और 1 इन्वायरमेंटल वाला है। तो कंप्यूटर वाला में एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। तो ये सेकेंड सेमेस्टर बेसिकली क्या होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग आप यहाँ से अपना स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट तो इंटरनल है। 3 सब्जेक्ट जब इंटरनल है तो इसमें अच्छे नंबर मिलने वाले, बस अपना ये इमेज जो है कॉलेज में अच्छा रखना। ये जब इंटरनल एग्जाम में आपको अच्छा नंबर जब मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपका स्कोर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। जब हम बात करते हैं स्टडी का इफेक्टिव रूटीन क्या होना चाहिए, एक मेरे सर थे, वो उनका ये काम कहना था, वो एक लाइन कहते थे, बहुत बेहतरीन लाइन। उस लाइन क्या था, रोज का काम रोज, रोज का काम रोज। इसमें आपको थोड़ा सा भी मेहनत नहीं पड़ेगा, और ये लाइन ऐसा लाइन है कि आपको इफेक्टिव रूटीन दे देगा। आज का काम जब आज आप कर लेंगे तो आपको कल कोई टेंशन नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है चीज़ों। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, रोज का काम रोज जब करेंगे, जो भी वीडियोस अपलोड हो रही है आप उसी दिन देख लेते हैं, तो इससे आपका बेनिफिट होगा, आपको चीज़ें उसी दिन समझ में आ गई। अब आपको नेक्स्ट डे में क्या करना है, दूसरे चीज़ों पे काम करनी है, क्लियर है। सेमेस्टर की पढ़ाई तो शुरुआत से ही करनी है, बिल्कुल, ये चीज़ समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं रट्टा मार करके पढ़ाई और समझने वाली पढ़ाई, ये चीज़ तो क्लियर है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।